युवा देश की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। अयोग्य स्टाफ काम कर रहा है, उनकी जगह पे योग्य स्टाफ काम करे। पहले भी आपने धरने दिए थे, इसलिए हम धरने पे बैठे हैं ताकि आगामी जब भी कैबिनेट बैठक हो तब हमारी फाइल तुरंत अप्रूवल हो और अप्रूवल के साथ में सर्जित किया जाए। धरना प्रदर्शन से कहीं ना कहीं सरकार के कानून तक बात जाएगी आपकी? क्यों नहीं जाएगी, हम स्टूडेंट हैं, हम भविष्य है, हमारी तो जानी ही चाहिए। मुख्यमंत्री जी का जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के ईजी की मशीन आज भी एक पेटी पैक पड़ी है। खुद सीएम के भजन लाल जी के खुद के क्षेत्र के अंदर ये हाल है तो और जगह क्या हो सकता है। 15 तारीख को भजन लाल जी को बर्थडे का गिफ्ट देंगे आंदोलन का, और उनके जहां प्रोग्राम होगा वहीं देंगे उनको हम गिफ्ट इस प्रकार का। 2024 के बजट में शिक्षा मंत्री जी ने 10 ट्रॉमा सेंटर की घोषणा करी है। एक ट्रॉमा टेक्नीशियन अगर पूरे राजस्थान में काम कर रहा हो, डायलिसिस की मशीनें पेटी पैक पड़ी हैं, ईजी की मशीनें पेटी पैक पड़ी हैं कि आप एक तरह तो मेडिकल हेल्थ को अच्छा बनाने की बात करते हो, दूसरी ओर वहाँ अयोग्य लोग काम कर रहे हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चिंतित रहते हैं, मॉनिटरिंग करते नजर आते हैं। साफ साफ उनका ये भी कहना है कि प्रदेश में इस समय बीजेपी सरकार सत्ता में है और मुख्यमंत्री के पद पर काबिज है भजन लाल शर्मा। बार बार हर खबर में यही कहता हूँ, ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि भजन लाल जब से बनी है तब से उनकी हेडेक कम नहीं हो रही है। प्रदेश का एक जो शांत प्रदेश था वह धरनों आंदोलन का क्षेत्र बन चुका है। मैं हाल फिलहाल खड़ा हूँ शहीद स्मारक पे, जहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं पैरामेडिकल्स के कुछ कैडर जो हैं, जिसमें ऑपरेशन थिएटर है, ब्लड बैंक, डायलिसिस, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, इमरजेंसी ट्रॉमा, ईईजी, आर्थोपैडिक टेक्नीशियन व के कैडर सेवा नियम बनाकर भर्ती जारी करने की मांग को लेकर प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ बैठे चुके हैं, धरने पे बैठे हैं और यहाँ पे आंदोलन की तैयारी कर दी गई है। और आंदोलन में देखिए सबसे ज़्यादा जो महिला हैं, पुरुष हैं, युवा हैं, वो तमाम अपनी जो मांगे हैं उनको लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है। मांग पूरी करने के लिए लगातार नारेबाजी की जा रही है। ये जो प्रदेश का ये राजस्थान प्रदेश का ये शहीद स्मारक है, यहाँ पे जयपुर राजधानी में हूँ और राजधानी जयपुर के सामने शहीद स्मारक पे ये तमाम पैरामेडिकल के अभ्यर्थी हैं वो सेवा नियम बनाकर, सेवाएं जारी करने नियम बनाकर उनकी नियुक्तियां करने के मांग को लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं और लगातार यहाँ पे आंदोलन के और उतारू हैं और आंदोलन करते हुए नारेबाजी कर रहे हैं। लगातार इनका डेलीगेशन भी गया हुआ है। लेकिन सरकार भजन लाल की जो कैबिनेट मीटिंग हुई है कल परसों, उसमें कहीं ना कहीं इनकी सेवा नियम बनाने की मांग को लेकर पुरजोर तरीके से बातें हुई थी। लेकिन जब कैबिनेट की मीटिंग में इनकी मांग को दरकिनार किया गया और उनके सेवा नियम नहीं बनाए गए, जारी नहीं किए गए, तब जाके कहीं ना कहीं इनका गुस्सा फूट पड़ा है। प्रदेश के विभिन्न अंचलों से यहाँ पे तमाम अभ्यर्थी पहुंचे हैं। मेरे साथ कुछ और भी अभ्यर्थी मौजूद हैं, मैं बात करता हूँ इधर कि किस प्रकार से पूरे मामले को देखते हैं। सर, किस प्रकार से पूरे मामले आप आंदोलन कर रहे हैं, क्या पूरा मामला बता दीजिए। सर, सरकार हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। युवाएं, जो भी युवाएं हैं, 10,000 लगभग ऐसे युवाएं हैं जिन्हें सरकार रजिस्टर्ड कर चुकी है, लेकिन उनके सेवा नियम नहीं बनने के कारण अभी तक ना ही तो सेवा नियम नहीं बनने के कारण ना ही तो भर्तियां निकल पा रही है और ना ही युवाओं को काम करने का मौका मिल रहा है। युवाओं के साथ इतनी बदसलूकी हो रही है जिसके कारण से अयोग्य स्टाफ काम कर रहा है। सेवा प्रदाता के द्वारा सीटें भरी जा रही है 8-8 हज़ार रुपये के अंदर, और वो भी टेंडर बेसिस पे ये सीटें भरी जा रही हैं। तो हमारी सरकार से एक यही मांग है कि जब इतने सरकार ने रजिस्ट्रेशन दे दिए तो उन्हें उनकी जगह पे योग्य स्टाफ काम करे। ब्लड बैंक में लैब टेक्नीशियन काम कर रहा है, डायलिसिस में प्रॉपर योग्य स्टाफ काम नहीं कर रहा है, ऑपरेशन थिएटर में वार्ड बॉय सर्जरी को असिस्ट करवा रहे हैं। ये सत्यता है जिसके कारण इन्फेक्शन के कारण बहुत ही बड़ी मात्रा में पेशेंटों की मौत हो रही है। इतनी बड़ी मैं एसएस मेडिकल कॉलेज की बात कर लेता हूँ, जहाँ पेशेंट ये सोच के आता है मुझे अच्छा इलाज मिलेगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा, वहाँ उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। अयोग्य स्टाफ काम करने के कारण दिन प्रतिदिन इन्फेक्शन के कारण मौत बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रॉपर स्टाफ है ही नहीं ओटी के अंदर और सभी डिप्लोमास के अंदर। तो हमारी यही मांग है, हम जब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे सेवा नियम की फ़ाइल, पिछले 2 सालों से सरकार हमें ये कहती आ रही है कि आपकी फ़ाइल वित्त विभाग के अंदर है, फाइनेंशियल अप्रूवल मिल जाए, उसके बाद भी कोई संशोधन नहीं हो पा रहा है। तो हमारी यही मांग होगी, जब तक सरकार हमारे सेवा नियम जारी नहीं करेगी, हमारे भर्ती नहीं निकालेगी, नियमित भर्ती नहीं निकालेगी, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अब ये युवा बोल चुका है, अब ये नहीं सहेगा, क्योंकि जब सरकार को वोट लेने की बात आती है तो सरकार हम सभी साथी लोग सरकार बनाते हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगे नहीं सुन पाती है। तो हमारा यही निवेदन है कि इस फाइल को तुरंत जो भी फाइनेंशियल अप्रूवल है वो दिला के, और ये युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, इनके संघर्ष को सरकार जाने, इनकी महत्वता को समझे और भर्ती जारी करे। देखिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही है कि युवा देश की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है।
ये युवा वो युवा है जो मेडिकल क्षेत्र में अपनी सेवा देता है, आमजन की स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर लगातार कार्यरत करता है। लेकिन हालात ये हैं कि इनको टेम्परेरी बेसिस पर रखकर इनको एंड में अंत में इनको वहाँ से हटा दिया जाता है, जिसका खामियाजा इनको आगे जाकर बहुत भुगतना पड़ता है। मेरे साथ कुछ और भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा पंकज कुमार सैनी है, जिसमें मैं डायलिसिस टेक्नीशियन हूँ। और अभी हम मुख्यमंत्री जी ओएसडी साहब से मिल के आए हैं, जिससे हमारी फाइल उन्होंने बताया कि सीएमओ में आ चुकी है और अब हमारी मांग है कि सीएमओ में वो फाइल को क्लियर कराना। अगली जो भी कैबिनेट बैठक होगी तब हमारी फाइल को अप्रूवल मिलने जाए और अप्रूवल के साथ हमारे नए पद सर्जित किए जाए, जैसे डायलिसिस टेक्नीशियन है, ओटी टेक्नीशियन है, ब्लड बैंक है, कैथ लैब है, एंडोस्कोपी है, इमरजेंसी ट्रोमा है, जैसे 11 तरह के कोर्सेज ईजी है इत्यादि है, जिनके सेवा नियम बनने के तुरंत साथ में नए पद सर्जित किए, ताकि जो अपने राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल हैं, एसएमएस है, जितनी मेडिकल कॉलेज हैं, सीएससी पीएससी है, उन सभी पर ये सभी टेक्नीशियन को पहुंचाया जा सके, आमजन को स्वास्थ्य का अच्छा वहीं के वहीं पास में मिल जाए, ताकि दूर दराज के मेडिकल कॉलेजों में, बड़े अस्पतालों में नहीं आना पड़े। इससे क्या है, मरीजों को पहले भी आपने धरने दिए थे और कैबिनेट की बैठक जो कल परसों हुई है उसमें भी आपने पुरजोर मांग की थी कि आपकी जो मांग है उसको किया जाए, लेकिन अधूरी रह गई मांग। हाँ सर, उसमें भी हमें आस थी कि उसमें हमारी कैबिनेट में अप्रूवल दिया जाएगा हमारी फाइल को, पर उन्होंने या तो चिकित्सा मंत्री जी को या उनको लगा नहीं कि अप्रूवल दिया जाए। तो अब हमारी दोबारा ये मांग जोर जोर से उठी है आज, इसलिए हम धरने पर बैठे हैं, ताकि आगामी जब भी कैबिनेट बैठक हो तब हमारी फाइल तुरंत अप्रूवल हो और अप्रूवल के साथ में पद सर्जित किया जाए और आगामी बजट के अंदर हमारी वैकेंसियों की घोषणा हो सके। हाल फिलहाल कितने ऐसे कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं जो इस मांग को लेकर ये धरने पे बैठने को उतारू हैं? तमाम प्रदेश की बात कर ले, प्रदेश के विभिन्न अंचलों की बात कर लें। सर ऐसे हमारे कम से कम 8 से 10 हज़ार हैं साथी जो कार्यरत भी हैं और जो ये कोर्स कर भी रहे हैं, वो सारे मिला के 8 से 10 हज़ार हैं, जो ये कभी भी जब भी उनको बुलाया जाएगा तब वो तुरंत हमारे साथ में धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे और धरने को और उग्र बनाएंगे। अगर हमारी सरकार अहिंसा से नहीं मानती है तो हम उग्र तरीके से आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे और जितने पीपीपी मोड पे लगे हुए हैं और अस्थायी मोड पे लगे हैं वो कार्य बहिष्कार करेंगे। ठीक है, देखिए ये पंकज हैं, हाल फिलहाल डेलीगेशन में जाके आए हैं सीएम हाउस और सीएम से इनको आश्वासन मिला है कि अगली कैबिनेट बैठक में इनका मांग जो है सेवा नियम बनाने की, जारी करने की, वो जल्द से जल्द करी जाएगी। मैडम मेरे साथ खड़ी हैं, शायद मैं उनसे बात करें तो। मैडम क्या नाम आपका? रीता सैनी। गीता, किस प्रकार देखते हैं धरना वापस शुरू होने गया है और आप जो है पैरामेडिकल्स के अभ्यर्थी हैं, लगातार धरने की राह पकड़ रहे हैं और आंदोलन को उतारू हो रहे हैं? जी, मैं डायलिसिस टेक्नीशियन से हूँ और ये धरना होना ज़रूरी था क्योंकि हमारे सेवा नियम में ना केडर बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा और जो योग्य टेक्नीशियन है उनको तो वहाँ पे लगाया नहीं जा रहा और जो योग्य है ही नहीं उनको लगाया जा रहा है और अच्छे से वो ना डायलिसिस करते हैं, ना जो अदर कोर्स है, जो कैथ लैब है, इमरजेंसी, जिनमें जो भी काम होता होगा वो वहाँ पे कोई और कर रहा है और हम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमें सामना करना पड़ रहा है। जैसे अभी कुछ पहले न्यूज़ आई थी कि बहुत सारी मशीनें ख़राब हो गई है, वो यूज़ ही नहीं हो रही है। डायलिसिस मशीन से जो इतनी महंगी महंगी आती हो, जो हमारे जो जिनको ज़रूरत है उनके लिए यूज़ नहीं हो रही है। तो इसलिए हमारे लिए सेवा नियम बनाया जाए और केडर बनाया जाए और जो हमारी इतनी सारी भीड़ आई है, जो हमारे इतने सारे स्टूडेंट हैं, हमारे सीनियर्स हैं, वो हमारे लिए इतना कर रहे हो तो हमारे सेवा नियम बनना चाहिए। मैडम क्या समझते हैं कि अब आपकी धरना प्रदर्शन से कहीं ना कहीं सरकार के कानून तक बात जाएगी आपकी? हाँ ज़रूर जाएगी, क्यों नहीं जाएगी। हम स्टूडेंट हैं, हम भविष्य हैं, हमारी तो जानी ही चाहिए। और क्या बोलते हैं, अगर हम योग्य लगेंगे वहाँ पे तो जो पेशेंट की अब जान जा रही है वो आगे जाके बचेगी, उनके लिए फ़ायदा ही है। देखिए गीता जो हैं पैरामेडिकल में कार्यरत हैं और हाल फिलहाल अभ्यर्थी के रूप में हमें धरना दे रही हैं। उनका साफ साफ मानना है कि अब इनकी मांग जो है वो पुरजोर तरीके से उठने वाली है और सीएम भजन लाल शर्मा के कानों तक ये पहुंच रही है। हालांकि डेलीगेशन जब में जा चुके हैं ये और डेलीगेशन गया है, वहाँ पे उनको आश्वासन मिला है कि अगली कैबिनेट की मीटिंग में इनकी मांग को लगातार जारी रखा जाएगा। सर पूरे मामलों किस प्रकार देखते हैं? देखिए, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिलिंग का 2014 में गठन हुआ, उसके बाद में 2015 के अंदर ये कुछ प्रकार के कोर्स चालू करे गए थे, जिनके अंदर 12 प्रकार के कोर्स थे। उनके अंदर कुछ कोर्सों की भर्तियां आ रही हैं, बाकी 8 प्रकार के कोर्स ऐसे हैं, जैसे ओटी टेक्नीशियन है, कैथ लैब है, डायलिसिस है, एंडोस्कोपी है, ईजी है और अपने इमरजेंसी ट्रोमा है। इस प्रकार के 8 प्रकार के कोर्स हैं जिनकी भर्तियां नहीं आ रही हैं। जब सरकार ने ये कोर्स चलाए थे तो उस टाइम ये सोच के चलाए थे कि हम मरीजों तक एक स्पेशलिटी व्यक्ति को पहुँचाएंगे जो उनको सुविधा दे सकेगा वो। लेकिन सरकार ने हर जगह मशीनरी पूरी लगा रखी है, मशीनरी पूरी है, लेकिन मैन पावर की हर जगह कमी है।
अब जो चीज़ जिसके लिए बनी है वो उस चीज़ का वो यूज़ नहीं करेगा तो वो चीज़ खराब होएगी। उसी प्रकार से जैसे कैथ लैब की बात, डायलिसिस की बात करता हूँ, डायलिसिस मशीन जो है उसके लिए अलग से एक स्टाफ लगाया जाता है, वो नर्सिंग स्टाफ काम कर रहा है, उसने उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है उसको, उस मशीन पे व्यक्ति काम करेगा तो मरीज को भी नुकसान पहुँचाएगा, वो मरीज को भी नुकसान पहुंचाएगा वो, और मशीन को भी खराब करेगा वो आदमी। ऐसा ही हर जगह हर डिपार्टमेंट के अंदर है। मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा, हमारे सांगानेर के अंदर मुख्यमंत्री जी का जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के ईजी की मशीन आज भी एक पेटी पैक पड़ी है। खुद सीएम के भजन लाल जी के खुद के क्षेत्र के अंदर ये हाल है तो और जगह क्या हो सकता है। और दूसरी बात, आंदोलन की बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 15 तारीख को भजन लाल शर्मा जी का जन्मदिन है। 15 तारीख को जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भी है, जो भी नए नेता जीत के आए, चुनाव जीत के आए हैं। सरकार 15 तारीख तक हमें कुछ संकेत ऐसे दे दे कि आपकी फाइल के ऊपर कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, वरना 15 तारीख को यही जो आंदोलन कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं 15 तारीख को भजन लाल जी को बर्थडे का गिफ्ट देंगे आंदोलन का, और उनके जहाँ प्रोग्राम होगा वहीं देंगे उनको हम गिफ्ट इस प्रकार का। गिफ्ट देने वाले हैं भजन लाल वो जी को? गिफ्ट हमारे पास है, गिफ्ट बताया नहीं जाता, जब गिफ्ट दिया जाता है तो गिफ्ट बताया नहीं जाता है। लेकिन 15 तारीख तक हमारे को कुछ सूचना मिल जानी चाहिए कि हम इस फाइल पे कोई काम कर रहे हैं नहीं करेगा, नहीं मिलती है तो गिफ्ट जो हमारे पास है वो मिल जाएगा सरकार को। तो देखिए यहाँ पे आंदोलन जो कर रहे हैं उनका साफ साफ चेतावनी दे दी भजन लाल शर्मा को कि जब इनका बर्थडे है 15 तारीख को सेलिब्रेट करेंगे तो एक शानदार गिफ्ट जो एक अपने आप में आश्चर्य करने वाला होगा वो मिलना तय है, क्योंकि अगर इनकी मांग को अब दोबारा से उठाया नहीं गया, इनकी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो देखिए मैं दिखाना चाहूँगा कि तमाम जो पैरामेडिकल्स के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के माध्यम से यह मांग जो है पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। इनका सेवा नियम जारी करने की मांग को लेकर वो बाकायदा प्रदेश के विभिन्न अंचलों से यहाँ पहुंचे हैं और एक मैडम मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। मैडम किस प्रकार देखते हैं पूरे मामले को? धरने पे बैठे हो, क्यों बैठे हैं बता दीजिए। सर वैकेंसी के लिए गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकाल रही है, सारे कैडर की ब्लड बैंक है, ओटी है, डायलिसिस है, कोर्स तो चला रही है लेकिन वैकेंसी नहीं निकाली। फिर कोर्स चलाने से क्या मतलब है? हम लोग बेरोजगार बैठे हैं या कोर्स कर करके। तो गवर्नमेंट से हमारा यही निवेदन है कि हमारा कैडर बनाए, वैकेंसी निकाले, बस यही चाहते हैं। हमारी यही मांग है, सेवा नियम बना के हमारी वैकेंसी निकाले जल्द से जल्द सारे कैडर जो भी हैं। धरने के बाद में क्या रणनीति रहने वाली है अगर आपकी मांग को तवज्जो नहीं मिली तो हम यहीं बैठे रहेंगे, लगातार अनशन पे बैठेंगे जब तक गवर्नमेंट हमारी वैकेंसी नहीं निकालेगी। हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, यहीं बैठे रहेंगे सब लोग। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो कैडर बनाने और सेवा नियम जारी करने की मांग को लेकर यहाँ बैठ तो चुके हैं, लेकिन इनका एक उद्देश्य ये भी है कि कैसे भी इनकी बात को शांतिपूर्वक तरीके से मान लिया जाए और इनको धरना आंदोलन नहीं करना पड़े। ऐसे में सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अब इनकी मांगों को ध्यान देना जरूरी हो जाता है सरकार के लिए। और सरकार के जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं वो लगातार कोशिश भी कर रहे हैं कि धरने प्रदर्शनों का दौर एक बार वापस खत्म हो और तमाम जो भर्तियां हैं उनको लागू करते हुए और इन जो पैरामेडिकल्स के अभ्यर्थी यहाँ पे धरने पे बैठे हैं उनके साथ भी न्याय हो और उनकी जो मांग है वो पूरी करने की कोशिश की जाए। मैडम क्या नाम आपका? भारती। क्यों बैठे हो यहाँ पे? धरना करने के लिए। कहाँ का धरना दे रहे हो आप? हमारी वैकेंसी नहीं निकाल रहे। कौन सी वैकेंसी बता दीजिए। डायलिसिस टेक्नीशियन। क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द हमारी टेक्नीशियन की भर्तियाँ निकालें। मेरे साथ इधर मैं दिखाना चाहूँगा कि और भी कुछ जुड़ चुके हैं। सर क्या नाम है आपका? पहले बता दीजिए। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, राजस्थान पैरामेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं। काफ़ी लंबे अरसे से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। 2015 से, जैसे हमारे साथियों ने बताया, 2015 से आज 24 हो गई, 9 साल हो गई। सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। वसुंधरा राजे की सरकार थी, बीजेपी का कार्यकाल था, सरकार ने झूठे आश्वासन दिए और इन कोर्सों को चलाया। बच्चों ने बढ़ चढ़ कर उसमें सहयोग दिया, बच्चों ने बढ़ चढ़ कर एडमिशन लिए। आज ये विडम्बना है कि उससे प्राप्त डिप्लोमा को लेकर बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ राज्य सरकार से कि आपने एक तरफ तो कह दिया अच्छा मेडिकल हेल्थ देंगे, अभी 2024 के बजट में शिक्षा मंत्री जी ने 10 ट्रॉमा सेंटर की घोषणा करी है। एक ट्रॉमा टेक्नीशियन अगर पूरे राजस्थान में काम कर रहा हो, डायलिसिस की मशीनें पेटी पैक पड़ी हैं, ईजी की मशीनें पेटी पैक पड़ी हैं, अयोग्य लोग काम कर रहे हैं। आए दिन गलत ब्लड चढ़ने से मौत हो जाती है, अखबार में छपती है, SMS जैसे अस्पताल में ये मौतें हो जाती हैं। अभी जोधपुर की न्यूज़ है कि गलत
तरीके से ऑपरेट किया गया और अंदर जो है टॉवल होता है उसको छोड़ दिया गया, सीजर को छोड़ दिया गया। इस तरह की अगर अनहोनी घटनाएं होंगी मेडिकल हेल्थ में, क्योंकि वहाँ अयोग्य लोग काम कर रहे हैं, पीपी मोड पर 10वीं 12वीं पढ़े लोग काम कर रहे हैं जिनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, और जो डिग्री डिप्लोमा करे हुए लोग हैं वो यहाँ धरना दे रहे हैं मेडिकल हेल्थ में। हम गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से पिछले 4 से 5 साल के धरने देते आ रहे हैं। गहलोत सरकार में भी धरने दिए हमने, लाठियाँ खाई, जेलों में गए, और फरवरी में यहीं हमने स्वास्थ्य भवन का घेराव किया था, वहाँ पे हमको अंदर डाल दिया, जेलों में डाल दिया। सरकार से पूछना चाहते हैं, इस तरीके से आप युवाओं की आवाज़ को दबा सकते हो क्या? इस तरीके से युवाओं की आवाज़ को दबाने से क्या आपको लगता है कि आम जन अपनी मांगों को लेकर नहीं सामने आएगा? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, सीएम साहब से पूछना चाहता हूँ, मीडिया बंधुओं के माध्यम से आपसे भी मैं निवेदन करता हूँ, आप भी कभी जाओ तो पूछना कि ये 8-8, 9-9 कोर्स चला दिए आपने, पैरामेडिकल के नाम पर सिर्फ 4 कोर्सों की वैकेंसी आती है, DMLT, DRT, ECG, ऑप्थोलेमिक, बाकी के ऑपरेशन थिएटर, डायलिसिस, एंडोस्कोपी, इमरजेंसी ट्रॉमा, ब्लड बैंक, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, इनका कोई भविष्य नहीं है, तो इन बच्चों को क्यों पढ़ाया जा रहा है? आए दिन आप नई नई कॉलेजें खोल रहे हो, नई नई मान्यताएं दे रहे हो। साहब मैं पूछना चाहता हूँ, आम जनता का गाढ़ा पैसे का कमाई का पैसा जो बच्चे की शिक्षा पर आदमी खर्च करता है, वो पढ़ लिख कर जब यहाँ सरकार या राजधानी में आते हैं तब उनके पास डिग्रियाँ होती हैं, तब पूछते हैं, जाके पता चलता है कि बेरोजगार की लाइन में हमारे तो कैडर सेवा नियम नहीं है, हमारा प्रारूप नहीं है, डिजिग्नेशन नहीं है, किस पद पर हम काम करेंगे? इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं होता कि ये। और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप एक तरीके तो मेडिकल हेल्थ को अच्छा बनाने की बात करते हो, दूसरी ओर वहाँ अयोग्य लोग काम कर रहे हो। अगर डॉक्टरों के पास डिग्रियाँ नहीं होंगी, बिना डिग्री के डॉक्टर काम करेगा, उस तरीके से ही नर्सिंग, डॉक्टर और पैरामेडिकल, तीसरा पैरामेडिकल कंधा है सरकार के साथ, मेडिकल हेल्थ में कंधा से कंधा मिला के हम चलते हैं साहब, काम करते हैं। लेकिन पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्या दुर्भाग्य है कि ये बच्चे धरने पर बैठना पड़ रहा है? अभी 12 नवंबर को हमने यहाँ धरना दिया था, OSD साहब से मिलके आए थे, हमें झूठा आश्वासन, अभी तक हमारे लेटर का कोई कहीं समाधान मिला नहीं है। आज फिर गए, फिर आश्वासन दे दिया कि CMO में हमारी फाइल वित्त में है। साहब कितने मेहनत से हमने वित्त में पहुंचाया है हमें पता है। आज किसान जितना फावड़ा चलाता है उतनी मेहनत हमने यहाँ धरनों पे की है। हमारे साथी राजस्थान के हर कोने से आते हैं, सुबह से जग के आते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये मेडिकल हेल्थ में होते हुए भी बेरोजगार घूम रहे हैं, 5-5, 6-6 हज़ार की नौकरियाँ कर रहे हैं, क्या इस तरीके से आप अच्छा स्वास्थ्य दे पाओगे राजस्थान की जनता को? मैं पूछना चाहता हूँ, आपके अभी विधानसभा जो सांगानेर है ये CM साहब की आती है, वहाँ पर PP मोड पे मशीनों को देने की बात करिए, डायलिसिस मशीन पेटी पैक, अखबार की न्यूज़ में आप देखिए, EEG की मशीनें पेटी पैक पड़ी हैं। आप इस तरीके से अगर मेडिकल हेल्थ के साथ खिलवाड़ करोगे, आप अच्छे शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हो, चिकित्सा की बात जब आती है तो आपकी जो 4 रुपये खराब हो जाते हैं गाड़ी के, सरकार के। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी तो आप ठीक है, उपचुनाव हो गया, आने वाले सरकार में आप चाहते हैं कि आपकी सरकार बने? निश्चित रूप से हम कहना चाहते हैं, मजबूती से कहना चाहते हैं, हमने सरकार बनाने में पूरा सहयोग किया और हमने ये आश्वासन था कि सरकार आएगी, हमारी मांगों को पूरा करेगी। लेकिन निश्चित रूप से हमें झूठे जुमलों के सिवाय, कांग्रेस सरकार हो या BJP हो, हमें सिर्फ गुमराह किया गया है और हमें बार बार डुलाया गया है। मैं कहना चाहता हूँ, अगर सरकार ने हमारी बात को संज्ञान नहीं लिया और हमारी बात पर संज्ञान लेकर हमारी फाइल को वित्त विभाग से, अभी CMO गई हुई है, वहाँ से अप्रूवल कर और हमारे 2025 के बजट में हमारी पोस्ट क्रिएट नहीं की। हम साहब ये नहीं कहते कि हमें 1000 पोस्ट दे दो, लेकिन हर कैडर के हिसाब से हमें जितनी पोस्टें बनती हैं कम से कम उतनी तो दो। आप एक बात करते हो, मैं पूछना चाहता हूँ, CSC PSC लेवल पर OT टेक्नीशियन की ज़रूरत है। CSC PSC लेवल वैसे तो बात करते हैं आप कि उपजिला अस्पताल में ब्लड बैंक खोलेंगे, ब्लड बैंक आपके यहाँ पे SMS जैसे अस्पताल में अयोग्य लोग काम कर रहे हैं, आप कैसे लगेगा? डायलिसिस की मशीनें पेटी पैक पड़ी हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, चिकित्सा मंत्री जी आपके माध्यम से, कि इस बात को संज्ञान में ले और इतने जो बच्चे मेडिकल हेल्थ में होते हुए बेरोजगार घूम रहे हैं, इनकी बातों को सुनें, इनकी भावनाओं को समझें, इनके माता पिता की भावनाओं को समझें। और इससे ज़्यादा अगर करते हैं तो जनता जनार्दन जो आशीर्वाद देती है सरकार को, उसकी सुने, क्योंकि मेडिकल हेल्थ में उन लोगों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, पुनः सरकार या तो हमारी बात को सुनेगी, नहीं सुनेगी तो निश्चित रूप से बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन बैठेंगे, और तभी भी सरकार ने मांग नहीं पड़ी तो हम स्वास्थ्य भवन या CMO की तरफ कूच कर निश्चित रूप से हमारी बात को मजबूती के साथ रखेंगे। देखिए यहाँ पे आक्रोश जो है इनको सेवा नियम जारी करने की मांग को लेकर वो साफ साफ झलक रहा है। अभी जो हाल फिलहाल वक्तव्य हुआ और स्टेटमेंट दिया गया है इनके द्वारा, अभ्यर्थियों द्वारा, वो साफ जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही जो है बड़े बड़े अस्पतालों में बढ़ती जा रही हैं। वहाँ पे इनका ये कहना ये भी है कि अनट्रेंड या फिर जो इलीगल है वो उस तरीके से उनको काम में लिया जाता है, सेवा ली जाती है उनसे, जबकि ये ट्रेंड है और ये ट्रेंड के साथ साथ एक्सपेंस होल्डर भी हैं, इनको परे रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं इनका गुस्सा और आक्रोश जब वो जायज़ है, लाजमी है। ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे सामने अपनी मांग है वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम आसाराम नागर है, मैं एक ब्लड बैंक टेक्नीशियन हूँ। वर्ष 2014 में राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल का गठन किया, जो चिकित्सा महकमे में जो कमियां थी उनको मद्देनजर रखते हुए ही OT टेक्नीशियन, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, कैथ लैब टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, एंडोस्कोपी, ट्रॉमा, इन कोर्सों का संचालन हुआ कि राजस्थान की जनता उस समय
बेहतर इलाज के लिए दूसरे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल है उनकी तरफ पलायन कर रही थी। तो आज भी राजस्थान का दुर्भाग्य ये है कि वर्ष 2024 खत्म होने वाला है, तो भी इन कोर्सों के सेवा नियम बनकर कैडर सेवा नियम का गठन नहीं हुआ है। और हम मीडिया के भाई बंधुओं की तरफ से यही मांग रखना चाह रहे हैं, ये जो सोई हुई सरकार है वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचे, जल्द से जल्द इन कैडरों का कैडर सेवा नियम का गठन करके जल्द से जल्द भर्तियाँ जारी करे। धन्यवाद। मैडम, आप यहाँ पे धरने पे पहुँचे, पहले बात ये धरना क्यों दे रहे हैं, पूरी डिटेल से बता दीजिए। हमारे सेवा नियम नहीं बने, हमारे कोई परमानेंट वैकेंसीज नहीं निकल रही है, हमारी पोस्टों पर नर्सिंग ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी पोस्टों पर हम ही काम करें। मैंने डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स कर रखा है। आज हम लोग इतनी जनसंख्या में हम लोग यहाँ आए, हम लोग जहाँ पर भी जैसे SMS हो गया, JLN हॉस्पिटल हो गए, हम वहाँ पर डायलिसिस आज नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ आ गए। और वहाँ पर अगर हमारे अलावा जैसे नर्सिंग ऑफिसर अगर डायलिसिस कर रहा है या कोई किसी को भी जैसे आपने ठेके पे लगा रखा है, तो उनके पास वो शिक्षा नहीं है जो हमारे पास है। मतलब हमें जो आता है डायलिसिस जो करना है वो हमने 2 साल पढ़ाई करी है, लेकिन उन्होंने नहीं करी है। तो हम लोगों को पता है कि कैसे डायलिसिस होगा कैसे नहीं। हम लोग जो करेंगे उसको अच्छी स्वास्थ्य मतलब पेशेंट्स को अच्छी मतलब डायलिसिस अच्छा मिल सकता है, या हमने पढ़ रखा है तो हमें पता है कि क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता। जो 10th पास है 12th पास है या ठेके पे लगे हुए हैं, उन्हें नहीं पता कि कैसे मशीन ऑपरेट करनी है। हर CSC PSC के ऊपर मशीन आई हुई है। अगर PPE बोर्ड पर डायलिसिस को लेके जाया जाता है और अनट्रेंड लोग अगर डायलिसिस करते हैं तो वो मशीनें कितने टाइम चलेगी? साल भर से ज़्यादा वो मशीनें नहीं चल सकती। हम चाहते हैं कि हम ट्रेंड लोग हैं, हमें धरना नहीं देना पड़े, हमें वैकेंसी निकाली जाए, हमें परमानेंट किया जाए, हमें नौकरी पे लिया जाए। और हम अगर डायलिसिस करेंगे, हम अगर पेशेंटों को सुविधा देंगे तो वो चीज़ें उनको अच्छे लेवल की हम हमारा हेल्थ स्टेटस बढ़ा सकते हैं। हम उन्हें अच्छी चीज़ें मतलब अच्छे से उन्हें हेल्थ के लिए अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं, हम उन्हें अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ एक नर्सिंग ऑफिसर या एक ठेके वाला आदमी करेगा तो वो उनको इतना अच्छा नहीं मिल सकता। हम ये चाहते हैं, हम तीसरा स्तंभ है, हम स्वास्थ्य का तीसरा स्तंभ है पैरामेडिकल। इसमें इतने सारे कोर्सेज है, लेकिन सिर्फ 4 ही कोर्सेज के कैडर बने हैं या 4 ही कोर्सेज में वैकेंसी निकल रही है, ECG, LT, DRT। हम चाहते हैं हमारी भी वैकेंसी निकले, हम भी उतना ही है। हम चाहते कि लोगों को जैसे RT के लिए अच्छी सुविधा मिल रही है, वैसे उन्हें ECG मतलब OT के लिए अच्छी सुविधा मिले, डायलिसिस के लिए अच्छी सुविधा मिले, उनको अच्छा स्वास्थ्य, हम राजस्थान का स्वास्थ्य स्टेटस बढ़ा सके, ये मांग है हमारी। हमारे सेवा नियम जारी किए जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चिंतित रहते हैं, मॉनिटरिंग करते नजर आते हैं। साफ साफ उनका ये भी कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में राजस्थान अव्वल होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? अगर स्वास्थ्य अव्वल होना चाहिए तो वो ट्रेंड लोगों को लगाए, ऐसा नहीं कि 10वीं पास 12वीं पास सर्टिफाइड कोर्स करे हुए लोग या नर्सिंग ऑफिसर्स। अगर नर्सिंग ऑफिसर का काम करेगा तो वो अच्छे लेवल पे कर सकता है। अगर आप उसे ही कहेंगे कि आप डायलिसिस का काम करें तो उसका काम भी ज़्यादा हो जाएगा और वो अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो काम हमारा है वो हमसे करवाया जाए, ना कि किसी और से करवाया जाए। ठीक है, और भी मेरे साथ जुड़ चुकी है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम अनुराधा सिंह चौहान है। तो ये तो वही बात हो गई ना कि मंत्री का काम करने के लिए कौन आ रहा है, बोले वकील मंत्री का काम कर रहा है। ये चीज़ हो गई ना। अगर काम हमारा है, अगर हम डायलिसिस डिपार्टमेंट के लोग हैं तो हमारा काम हम ही कर सकते हैं। हमारा काम अगर नर्सिंग स्टाफ करेगा, क्यों करेगा? क्या उनके अंदर वो स्पेशलाइजेशन है कि वो कर सके हमारे काम को? क्यों करेंगे वो लोग हमारे काम? तो हम लोग तो फिर वेस्टेज में काम कर रहे हैं अपना। और सबसे मेनली बात तो ये है ना कि हॉस्पिटलाइज जो चीज़ है सबसे मेनली अव्वल नंबर पे आनी चाहिए सब चीज़ों में, क्योंकि ये किसी के स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाली चीज़ है, किसी के हेल्थ केयर का सवाल है। और उसी में अगर वो लापरवाही कर रहे हैं तो क्या ही फ़ायदा उन लोग का कि भाई या कि उसका काम वो कर रहे हैं, उसका काम ये कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कोई मैटर नहीं करता वो किसका काम कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हमें हमारी वैकेंसी चाहिए, सीधी सी बात है, हमें हमारी वैकेंसी चाहिए। अगर आप नहीं देंगे, 2015 से सिलसिला चलता आ रहा है, उसके बाद से कोई पहल नहीं है, सिर्फ 4 कैडर बना के छुट्टी कर दी, तो वो चीज़ नहीं है। हम लोग भी पढ़ रहे हैं, हम लोगों की भी एजुकेशन है। अगर हम लोग को इसमें कुछ मिले, अगर कोई क्यों पढ़ता है कि हम लोग वेल सेटल हो जाए इस फील्ड के अंदर, हम करें, इसमें आगे बढ़े। अगर हमें मौका ही नहीं मिलेगा करने का तो हम क्यों ही आएंगे? डायलिसिस कौन करेगा? ठीक है, करवा लो डायलिसिस, आप लोग नर्सिंग स्टाफ डायलिसिस करवा लो, वो कर लेंगे डायलिसिस। कब तक करेंगे वो लोग डायलिसिस? फिर हम लोग तो वेस्ट है ना हम लोग। तो हम लोग को ये है कि हमें चाहिए हमारी वैकेंसीज, हमें उसमें वेल सेटल्ड होना है। अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और ऐसा तो है नहीं कि कभी आएगी ही नहीं, आना तो उनको पड़ेगा, कभी ना कभी तो आना पड़ेगा। कोई भी हो, भजनलाल जी हो, कोई भी हो, आना तो उनको वैकेंसीज देनी पड़ेगी। क्यों देरी कर रहे हैं वो इस चीज़ के अंदर? क्यों?
और डिपार्टमेंट्स और चीज़ें बन रही है, उनमें प्रॉपर वैकेंसीज आ रही है, प्रॉपर एक छोटी छोटी चीज़ें आई जा रही है। तो क्या हम लोग का फर्ज नहीं बनता कि हमारे लिए आए? हम लोग बेवकूफ़ है जो पढ़ाई कर रहे हैं कि हम लोग अपना 2-3 साल हम लोग उसमें दे रहे हैं, हम बेवकूफ़ हैं? बताइए, आप बताइए, बेवकूफ़ है क्या हम लोग? नहीं है ना हम बेवकूफ़। तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमारा ये है कि हमें उस चीज़ में जब 2-3 डिपार्टमेंट्स के बन गए हैं तो ऑफकोर्स हमारा भी बनना चाहिए। हम लोग डायलिसिस के हैं, ओटी के हैं, ब्लड बैंक के हैं, कैथ लैब के हैं, तो उनका काम कोई और करेगा तो फिर तो हमें यही लगेगा ना कि हम लोग तो फिर कोई मैटर ही नहीं करते यहाँ पे। तो सीधी सी बात है, कहना यही है कि हमें वैकेंसीज मतलब प्रोवाइड कराई जाए, अपने हेल्थ केयर जो भी है इसको सबसे ऊंचा सम्मान इसको दिया जाना चाहिए। डॉक्टर्स जो होते हैं, हमारे जो फील्ड के लोग होते हैं, ये भगवान की तरह पूछे जाते हैं कि हाँ किसी की सेवा करते हैं। अगर आप उस चीज़ को दिमाग में नहीं लेते हो और आप और कुछ काम कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। और मतलब अगर कांग्रेस भी ध्यान नहीं दे रही है, बीजेपी भी ध्यान नहीं दे रही है, ध्यान तो देना ही पड़ेगा, वो तो सीधी सी बात है। सॉरी अनुराधा, एक सवाल आपसे ये भी है कि लगातार कई मामले सामने आते हैं कि यहाँ पे अस्पताल में बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो लापरवाही कर देते हैं, बात चाहे पेट में तौलिया रखने की छोड़ देने की हो, गलत सैंपल का ब्लड चलाने की हो, जिससे कई बार मौतें भी होती हैं, हादसे भी हो जाते हैं। इस बारे में क्या वक्तव्य है आपका? ऐसा नहीं होता है, कभी कभार ऐसी परेशानी हो जाती है कि भाई किसी डॉक्टर से कोई मिस्टेक हो गई है, तो इसमें अब देखो मिस्टेक हो गई है क्योंकि वो भी तो काम कर ही रहे। कभी कोई डॉक्टर ऐसे सोच के नहीं काम करेगा कि इसको हमारी तरफ से कोई तकलीफ हो, हमारी तरफ से मर जाए, कभी कोई डॉक्टर ऐसे करके नहीं काम करेगा। उससे वो गलती हो जाती है। अब देखो इसमें ऐसा है कि गलती किससे नहीं होती है, गलती सबसे होती है, पर वो विशेष का ध्यान रखते हैं कि गलती ना हो। लेकिन अगर अब मिस्टेक्स हो रही है, ठीक है, तो उनको पश्चाताप भी रहता है, वो सोचते हैं कि भाई ये चीज़ हो गई है, नेक्स्ट टाइम वो चीज़ ना हो। बाकी हम इतना तो सबको पता है कि नहीं होता है, ऐसे कोई जानबूझ के नहीं करता है। ठीक है चौहान मैडम, एक अंतिम सवाल आपसे कि अब क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? अब हम लोग धरना दे रहे हैं, अब आगे तक हमारी फाइल्स पहुंच चुकी है, ऑलमोस्ट आगे तक पहुंच चुकी है। अगर नहीं, अब इसके बाद अगर कुछ नहीं होगा तो उससे और ऊपर तक हम जाएंगे, और उससे और ऊपर जाना पड़े तो उससे और ऊपर जाएंगे। अगर इससे भी नहीं माने वो लोग तो फिर अच्छा सा प्रदर्शन होगा। एक बात ये भी है कि अभी डेलीगेशन जाके आ चुका है और उसको वापस एक बार आश्वासन मिला है, आश्वासन का जो घूंट है वो पीना पड़ा है। अब क्या कहेंगे, आपकी रणनीति बने वाली? आश्वासन का घूंट पीना पड़ा है, तो देखते कब तक का टाइमिंग वो हमें देते हैं। अभी कहा ऊपर तक जाएंगे, ऊपर का लेवल क्या होने वाला? ऊपर का लेवल तो मेरे सीनियर्स को पता है मोस्टली। आपने कहा है? नहीं, हाँ, जैसे ऊपर का लेवल इन द सेंस कि जितने ऊपर हम इस चीज को लेके जा सकते हैं, लाइक दैट। इवन मैं तो ये बोलती हूँ अगर एमएलए से बात करनी पड़े ना इस चीज के लिए तो हम एमएलए तक भी जा सकते हैं। सीएम तक जा चुके तो एमएलए क्या चीज है फिर? बस हाँ, मतलब अगर सीएम तक जाना जाए ना? हाँ जाए सीएम। अब आखिरी सिटी क्या है? इसके बारे में अभी इसके कोई नॉलेज नहीं है मुझे, इसके बारे में कुछ पता नहीं, आप इससे सीनियर सेकेंडरी हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं प्रदेश के विभिन्न अंचलों से पहुंचे हैं यहाँ पे और अपनी मेडिकल की, पैरामेडिकल की जो मांग है सेवा नियम जारी करने की, उसको लेकर यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। और अब इनका साफ साफ कहना यह भी है कि सीएम तक का डेलीगेशन हो चुका है, अगर समय पर इनकी मांग को नहीं माना गया तो अब ये उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समझ जिम्मेदारी सरकार की होगी। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इनकी मांगों को कहाँ तक लेती है और कहाँ तक इनकी मांगों को लेते हुए कहाँ तक इनकी मांग को सोल्यूशन करती है। सोई कैमरा पर्सन जोगेश्वर के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज़, जयपुर।